माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के हमारे सांसद विजय बघेल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, हमारे मंत्री और आपके आशीर्वाद से रिकॉर्ड वोटों से चुनकर आने वाले प्रशांत फुकन जी, दुलाल बोरा जी, पुष्पांजलि सोनोवाल, सैकत पात्रा, बिरु बरुआ, भुवन दत्ता, प्रफुल्ल स्वयं, भास्कर गोगोई, हेम प्रभा ठाकुर, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, होकोलू के नमस्कार। ओसोम बाखी राय जोलोई होदोर होम्बाखोर ज्ञापन कोरिसु। क्या खबर आपन लुक सबर सोय आई अखोम। भारत माता की, भारत माता की। आसाम की पवित्र धरती को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मुझे प्रसन्न दा ने बताया कि यहाँ जब नया आदमी आता है तो उसका गला बैठ जाता है। मेरा भी बैठ गया। लेकिन ये भूमि, आसाम की भूमि आदि शक्ति मां कामाख्या की भूमि है। आसाम की भूमि श्रीमंत शंकर देव की भूमि है। आसाम की भूमि वीर सेनापति लचित बोरफुकन जी की ये भूमि है। भारत रत्न गोपीनाथ बारदोलाई और भारत रत्न भूपेन हजारिका की ये भूमि है। इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा आपने मेरा स्वागत किया, मुंबई से आपका दोस्त आया है और आपको इतना ही कहने के लिए आया है, प्रशांत फुकन जी चुनकर तो आने वाले हैं, पर रिकॉर्ड वोटों से चुनकर लाना है। 1 लाख वोटों से चुनकर लाना है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आया हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की और स्वराज्य की स्थापना की। ऐसे ही लचित बरफुकन जी ने इस आसाम में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की और अपना राज यहाँ पर वापस लाया। और मैं ऐसा मानता हूं, मैं पश्चिम से आ रहा हूं, ये पूरब है, वहां गेटवे ऑफ इंडिया है और ये पूर्वोत्तर भारत का गेटवे ऑफ इंडिया है, जहां पर मैं आया हूं। आप में और हम में एक समानता है। आपके यहां भी अपनी माँ को आई कहा जाता, आई, और हम भी अपनी माँ को आई कहते हैं, आई। तो आई की ममता लेकर मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। आई की ममता, बंगाल की ममता नहीं। ये तो आपको लगेगा बंगाल की ममता, वो ममता में कोई ममता नहीं है। लेकिन मैं आज इतना ही कहने के लिए आया हूँ, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने आसाम को बदला है, हेमंता दा ने जिस प्रकार से आसाम को बदला है, अब आसाम को कोई रोक नहीं सकता। अब आसाम आगे ही जाएगा, आगे ही जाएगा, आगे ही जाएगा। आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा था ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आसाम, और वो मोदी जी ने करके दिखाया। अब पूर्वोत्तर के 8 राज्य, इन 8 राज्यों को मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी के रूप में देखा है। मोदी जी कहते हैं लक्ष्मी तभी घर आएगी, भारत तभी समृद्ध होगा, जब पूर्वोत्तर
उत्तर के 8 राज्य, ये हमारी अष्टलक्ष्मी का विकास होगा, तभी भारत का विकास होगा। और इन अष्टलक्ष्मियों में भी इसका प्रवेश द्वार ये हमारा आसाम है। और इसलिए लगातार आप देखिए, हमारा डिब्रूगढ़, बहुत खुशी की बात है, अब डिब्रूगढ़ से डिब्रूगढ़ नहीं होगा, आसाम की दूसरी राजधानी हमारा डिब्रूगढ़ होगा। अब आसाम में 2027 में विधानसभा का सत्र ये केवल गुवाहाटी में नहीं होगा, वो सत्र डिब्रूगढ़ में भी होगा। हमारा सचिवालय ये केवल उधर नहीं होगा, सचिवालय हमारे जो सारे सेक्रेटरीज हैं वो डिब्रूगढ़ में भी बैठेंगे। विधानसभा का भवन ये केवल गुवाहाटी में नहीं होगा, विधानसभा का भवन ये डिब्रूगढ़ में भी होगा। और आसाम का हाई कोर्ट भी, उसका भी हाई कोर्ट का बेंच ये डिब्रूगढ़ में बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने यहाँ पर लिया है। आप देखिए, ये डिब्रूगढ़ जो म्युनिसिपल काउंसिल थी, उसको म्युनिसिपल कारपोरेशन में अपग्रेड करने का काम हमारे हेमंत दादा ने किया। मार्च 2025 में 2 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर जनता को समर्पित किए, नीलमणि फुकन फ्लाईओवर और डॉक्टर लीला गोगोई फ्लाईओवर। और अमोला पट्टी में भी एक नए फ्लाईओवर का काम जारी है। तो जो सरकार आपने चुनकर दी, हमारे हेमंत दादा, हमारे प्रसन्न दादा, ये मिलकर अब डिब्रूगढ़ को जिस प्रकार से एक बड़े शहर के रूप में विकसित कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ आने वाले दिनों में ये डिब्रूगढ़ इतना सुंदर बनेगा कि हम सब लोग इसको देखने के लिए आएंगे। इस प्रकार का काम यहाँ चल रहा है। 35,000 क्षमता वाला थानीकार स्टेडियम, मल्टीपर्पज बिल्डिंग और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ है उसके आवासीय कॉलोनी का निर्माण हो। इसके यहाँ पर इस शहर को 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के रूप में तैयार करने का काम चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही साफ सुथरा शहर करने का काम ये अपनी सरकार के माध्यम से चल रहा है। और आप लोगों ने तो एक ऐसा विधायक चुनकर दिया, ये एमएलए जो है ना हमारे प्रसन्ना, ये देश में यूनिक एमएलए है। जितने घरों में ये आदमी गया, इतने घरों में जाने के लिए तो 2 जन्म लग जाते हैं। कितने हो गए दादा? अभी कितने घर हो गए? कितने घर में जाकर आए आपने? 33,748 घरों में जाने वाला देश का अगर कोई नेता होगा तो प्रसन्न फुकन भाई, हमारे प्रसन्न दादा है। किसी के घर में शादी हो तो सभी जाते हैं, लेकिन किसी के घर में मौत मिट्टी हो तो जाने वाला आदमी प्रसन्न दादा है। लोगों के सुख में दुख में उनके घरों में जाने वाला एक एमएलए आपने चुनकर दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इनका घर में जाने का रिकॉर्ड पूरे देश में कोई तोड़ नहीं सकता। और मुझे तो लगता है धीरे धीरे एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ दादा हाथ नहीं पहुंचे हो। हर घर तक हमारे दादा जाएंगे। आप देखिए, मोदी जी को असम पर कितना प्यार है। अभी तक मोदी जी 35 बार असम में आए हैं, 35 बार। इस देश में कांग्रेस के आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए वो सबको अगर आप मिला दे तब भी 35 बार वो नहीं आए।
अरे आसाम में तो देश के प्रधानमंत्री भी दिए थे, आपके यहाँ से राज्यसभा पर जाते थे मनमोहन सिंह जी, पर वो भी 35 बार आसाम नहीं आए। लेकिन मोदी जी 35 बार आसाम आए, क्योंकि मोदी जी के मन में आसाम है, मन में आसाम, मोदी जी के दिल में आसाम है और असमियों के दिल में मोदी जी है, मोदी जी। और आज आप देखिए किस प्रकार से असम का विकास हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में असम की जो अर्थव्यवस्था है 5 गुना बढ़ी हुई है, 5 गुना बढ़ी। असम में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, आजादी से लेकर बीजेपी की सरकार आने तक ब्रह्मपुत्रा नदी पर केवल 3 ब्रिज बने थे। पिछले 10 वर्षों में 6 ब्रिज का काम ये बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया। मेडिकल कॉलेज 6 थे, अब असम में 15 मेडिकल कॉलेज ये तैयार हो रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार है। और आज ही बीजेपी का जो संकल्प पत्र घोषित हुआ है, इसमें बीजेपी ने, हेमंत दादा ने आप सबको ये आश्वासित किया है कि असम के हर जिले में एक यूनिवर्सिटी बनेगी। हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला अब यहाँ पर किया गया है। दोस्तों, इतने बड़े पैमाने पर रास्ते बने, हाईवे बने, रेलवे का बजट 5 गुना बढ़ा। अरे मोदी जी ने असम को ऐसा कनेक्ट कर दिया। एक जमाना था कांग्रेसियों का, जब वो कहा करते थे असम को भारत से तोड़ देंगे, लेकिन मोदी जी ने फेविकॉल का ऐसा मजबूत जोड़ बनाया, अब असम को तोड़ने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता। ऐसे असम को जोड़ने का काम, भारत के एक एक राज्य से जोड़ने का काम। अरे वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच तैयार हुआ तो उसकी पहली ट्रेन कहां से चली? मुंबई से नहीं, अहमदाबाद से नहीं, वो आसाम से चली, आसाम से। और वो माँ कामाख्या का दर्शन लेकर, माँ काली का दर्शन लेने के लिए कोलकाता तक जाने का काम ये मोदी जी के माध्यम से हुआ है। इसलिए अब एक प्रकार से आसाम लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक सौगात जो मोदी जी ने आसाम को दी है, आम आदमी उसको समझ नहीं पाया। लोगों को लगा ये शायद बड़े लोगों के लिए हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण देश वो होगा जिस देश के अंदर सेमीकंडक्टर तैयार होगा। ये आपका मोबाइल फोन ये सेमीकंडक्टर बनता है, ये कैमरे ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं, आपकी ये गाड़ियां सेमीकंडक्टर के कारण चलती है, आपके घर का टीवी सेमीकंडक्टर के कारण चलता है, आपका एक एक गैजेट ये सेमीकंडक्टर के कारण चलता है। दुनिया में मात्र 4-5 देश थे, अमेरिका था, चीन था, जर्मनी था, जापान था, कोरिया था। ऐसे मात्र 4-5 देश थे जो सेमीकंडक्टर बनाते थे और सभी देशों को उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता था, तभी उनके देशों में सेमीकंडक्टर आता था। मोदी जी ने कहा हम आत्मनिर्भर भारत में सेमीकंडक्टर बनाएंगे। लोगों को लगा भारत में बनेगा तो या तो मुंबई में बनेगा या अहमदाबाद में बनेगा या किसी बड़े राज्य में बनेगा जहां बहुत उद्योग है, ऐसे राज्य में बनेगा। पर मोदी जी ने कहा नहीं, देश का पहला सेमीकंडक्टर उद्योग ये आसाम में होगा और आसाम में आज सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो गया है। भैया अब केवल भारत में नहीं, दुनिया के नक्शे पर अब आसाम आ चुका है जहां सेमीकंडक्टर बनता है। और आने वाले दिनों में ये जो रोजगार है ये ऐसे ही जगह तैयार होने वाला है
ये एक सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री जो आसाम में शुरू हुई है, 30,000 युवकों को रोजगार देने वाली इस प्रकार की इंडस्ट्री है और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को रोजगार देने का काम इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कारण होगा। आने वाले दिनों में वही देश विकास करेगा जिसके पास सेमीकंडक्टर की इकोसिस्टम होगी और भारत की इकोसिस्टम अब आसाम में तैयार हुई है। इससे बड़ी सौगात मोदी जी दूसरी कोई दे नहीं सकते, इसलिए एक बार मोदी जी को धन्यवाद हम सबने मिलकर देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे आसाम में हेमंता दादा की सरकार ने 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। 1.5 लाख लोगों को 2021 में हमने संकल्प पत्र लिया था। उस संकल्प पत्र में एक कहा था 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 5 साल बाद 1 लाख नहीं, 1,56,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। कोई सिफारिश नहीं, पैसा किसी को देना पड़ा नहीं, कोई चीटिंग नहीं, सीधे सभी को सरकारी नौकरी देने का काम ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शिता के साथ हेमंता दादा ने किया। और आज तो अब नया ऐलान हो गया, अब ये 5 सालों में 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख सरकारी नौकरियां ये हमारे बच्चों को दी जाएगी। और उसके साथ साथ दूसरा ऐलान हुआ है, सरकारी नौकरियों के साथ साथ 10 लाख हमारे बच्चों को, 10 लाख युवाओं को रोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन, ये इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। असम में कोई हमारा बेटा या बेटी बेरोजगार नहीं होंगे, ये हमारे हेमंता दादा ने अभी यहाँ पर तय किया है। आप जानते ओडोनुदेवी ये जो योजना है हमारी बहनों के लिए 1250 रुपए उसमें दिए जा रहे हैं। हमारी जो महिलाएं एसएचजी का काम करती है उनको 10,000 रुपए देने का काम हुआ है। लखपति बाईदेव यानी लखपति दीदी का कार्यक्रम है जिसमें हमारी बहनों को मोदी जी की योजना के तहत लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों, मोदी जी और हेमंता दादा के राज में सबसे ज्यादा अगर रोजगार किसी को मिलेगा तो हमारी बहनों को और माताओं को मिलेगा, हमारी महिलाओं को मिलेगा। वैसे भी मैं प्रसन्न दादा को बताना चाहता हूं, दादा आप तो बार बार चुनकर आते, लेकिन याद रखना 2029 के बाद मोदी जी महिला राज ला रहे हैं। 2029 के बाद हमारी लोकसभा में और विधानसभा में 35% सांसद और विधायक, एमएलए और एमपी ये हमारी माताएं बहनें, हमारी महिलाएं होने वाली है। इसलिए हमारी महिलाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने का काम यहाँ पर हो रहा है। मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ, पहली बार हमारे आसाम के चाय बागानों में काम करने वाले, हमारे चाय ट्राइब्स के लोग, हमारे चाय के काम करने वाले लोग, इनकी ओर ध्यान देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी की और हेमंता दादा की सरकार ने किया है। सीधा उनके खातों में पैसा जमा करना हो या 200 सालों के बाद उनको जमीन का राइट देना हो, ये काम अगर इस देश में कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया। 200 साल बाद अपने जमीन का पट्टा हमारे चाय बागान वालों को मिलेगा, उनके भी जीवन में बदलाव आएगा। जिन्होंने मेहनत करके असम की चाय को दुनिया की चाय के रूप में प्रदर्शित किया, दुनिया में जिस चाय की तूती बोलती है, दुनिया में जिस चाय के कारण असम का नाम है, उस चाय के पीछे जो रोज काम करते हैं, जो खपते हैं, ऐसे चाय बागान वालों को जिस प्रकार से मोदी जी की और हेमंता दादा की सरकार ने
तवज्जो दी है, जिस प्रकार से उनके लिए योजनाएं लाई है, मैं ये मानता हूं ये सरकार, ये गरीबों की सरकार है, ये निम्न मध्यम वर्गों की सरकार है, जिनका कोई नहीं उसकी बीजेपी सरकार है। ये अपनी सरकार ने यहाँ पर हम सभी को दिखा दिया है। और उसके साथ साथ जो लोग जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे, जो एनक्रोचमेंट करके बैठे, उनसे जमीन खाली करवाने का काम और जिनका हक है उनको जमीन देने का काम, ये भी हमारी हेमंता दादा की सरकार ने यहाँ पर करके दिखाया है। एक जमाना था जब बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठिए असम में घुसा करते थे। हमने वो जमाना देखा, असम के एक एक डिस्ट्रिक्ट में वहां की डेमोग्राफी बदलने लगी। घुसपैठियों ने वहां पर अपनी संख्या ऐसी बढ़ाई कि कांग्रेस को ये पता था जितने घुसपैठी आएंगे उतने वोट मिलेंगे, उतने हम सरकार में रहेंगे, इसलिए आओ जाओ घर तुम्हारा, इस प्रकार की कांग्रेस की नीति के कारण घुसपैठी आए। और जो हमारे असमिया है, जो मूल असमी लोग हैं, इनकी संख्या को कम करते हुए उनके रोजगार को छीनने का काम यहाँ पर हुआ। इतनी लड़ाई लड़ी गई, कई लोगों ने इसके लिए शहादत दी, कई लोग शहीद हो गए। लगातार एक प्रकार से युद्ध चलता रहा और इसके साथ साथ इंसर्जेंसी के कारण असम का सारा इलाका एक प्रकार से अलग अलग प्रकार की हिंसाओं से ग्रसित रहा। कई प्रकार के दल बने, कई प्रकार के विचार आए। असम की ओर जब देखते थे तो लगता था लगातार यहाँ हिंसा हो रही है, असम का क्या होगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक एक जो हमारी कम्युनिटी है उसके साथ बातचीत हुई, उनके साथ करार हुआ, उनके साथ एकॉर्ड हुआ। और मुझे ये खुशी है, मोदी जी जब कोई एकॉर्ड करते केवल कागजों पर नहीं करते, इन सारी कम्युनिटीज के साथ, इन सारे ग्रुप्स के साथ जो एकॉर्ड हुआ उसमें 92% चीजें ये हमारी सरकार ने डिलीवर कर दी और बची हुई 8% चीजें भी डिलीवर हो रही है। आज देखिए, बोडो हो, कार्बी हो, आदिवासी समूह हो, डीएनएलए हो, उल्फा हो, ये सारे के सारे संगठनों को मेन स्ट्रीम में, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। और उसके कारण असम में शांति है, और जहां शांति होती है वही विकास होता है। ये सब अशांति का उपयोग हमारे आसपास के देश लेते थे और सपना देखते थे कभी न कभी असम को तोड़ देंगे, लेकिन अब उनका सपना चकनाचूर हो गया और मोदी जी के नेतृत्व में असम इतनी तेजी के साथ आज प्रगति करता हुआ हमको दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, असम की अस्थिरता समाप्त हो गई, असम का पिछड़ापन समाप्त हो रहा है। असम एक बहुत लंबी विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है और आने वाले 5 साल ये ऐसे 5 साल होंगे, इन 5 सालों में बीजेपी की सरकार इस प्रकार का काम करेगी, उसके बाद असम को कोई रोक नहीं सकेगा, असम को कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार है और यहां तो ट्रिपल इंजन भी है। हमारे प्रसन्न दादा, ये उस इंजन का एक और इंजन है, ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का नेतृत्व एक वैश्विक नेतृत्व है। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कितनी निकम्मी हो गई है। जब देश में संकट खड़ा हुआ, पूरे दुनिया में संकट खड़ा हुआ, दुनिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर तेल की कमी, गैस की कमी हुई। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कोरिया हो, एशिया, इस सारे देशों में ऐसी परिस्थिति हुई कि कई देशों ने 3 डे वीक किया, किसी ने 4 दिन का वीक किया, किसी ने स्कूलें बंद कर दी, किसी ने ऑफिसेस बंद कर दिए।
किसी ने इमरजेंसी घोषित कर दी, लेकिन भारत के पास मोदी जी थे। मोदी जी ने एक दिन भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होने दी। हमारे घर को गैस मिला, कमर्शियल गैस भी 70% मिला दोस्तों। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रोज अफवाह फैलाते थे। कांग्रेसी रोज अफवाह फैलाते थे, कहते थे गैस नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। लोगों को झूठ बोल बोलकर लंबी कतारों में खड़ा करने का पाप इन कांग्रेसियों ने किया। और मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, आपकी दुश्मनी हमसे है, हमसे जोरों से दुश्मनी कीजिए, लेकिन भारत के साथ तो दुश्मनी मत कीजिए। अरे बीजेपी के साथ आप जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन भारत के साथ क्यों लड़ते हो? आप भारत के साथ लड़ रहे हो, आप भारत के खिलाफ ये जिस प्रकार का काम कर रहे हो, ऐसा किसी देश में नहीं होता। अरे हम भी विपक्ष में रहे, बीजेपी भी विपक्ष में रही, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी हमने एक ही बात कही, नेशन फर्स्ट, भारत सर्वोपरि, भारत पहले। जहां भारत की बात हो वहां पार्टी की बात नहीं होगी, ये कहने वाली बीजेपी, और वहीं पर इस प्रकार से आपदा में भी इस प्रकार की राजनीति करने वाली कांग्रेस। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको इतना ही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ वैश्विक नेतृत्व मोदी जी है जिनके दिल में आसाम है, और दूसरी तरफ हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंतो दादा है। अरे ऐसा दबंग मुख्यमंत्री जिसके सामने कोई यहाँ पर उल्टा सीधा काम नहीं कर सकता। एक ऐसा मुख्यमंत्री कि जिसने पूरे प्रशासन पे ऐसी पकड़ बनाई है, कोई अधिकारी गलत काम नहीं कर सकता। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके राज में कोई जमीन हड़प नहीं सकता। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार आपको विकास की राह पर ले जा रहा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके प्रशासन के बारे में केवल असम में बात नहीं होती, पूरे देश में बात होती है। ऐसा मुख्यमंत्री असम को मिला है। अब इससे अच्छा क्या हो? उधर मोदी जी राज्य में, हेमंतो दादा और यहाँ प्रसन्न फुकन जी, ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये कभी मिलेगा नहीं। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करने आया हूं, आप लगातार चुनकर दे रहे। पिछले बार भी 35,000 वोटों से आपने चुनकर दिया, इस बार 35,000 वोटों से जमने वाला नहीं है। अभी मुझे बताइए, अगर डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया गया, यहां पर विधानसभा बनेगी, यहां हाईकोर्ट बनेगा, और आप अगर इस सब के लिए काम करने वाले प्रसन्न दादा को 35 और 50,000 वोट से चुनकर देंगे तो क्या फायदा है? इसलिए अब एक नया रिकॉर्ड करना है और प्रसन्न दा को 1 लाख वोटों से चुनकर देना है। और दादा, मैं आपको वादा करता हूं कि जिस दिन आप चुनकर आएंगे, उस दिन आपके चुनकर आने के बाद जो रैली निकलेगी, उस रैली का दृश्य देखने के लिए मैं वापस डिब्रूगढ़ आऊंगा। वापिस आकर देखूंगा वो जो माहौल होगा। लेकिन भैया 1 लाख से कम आए तो नहीं आऊंगा, फिर 1 साल नहीं आऊंगा। इसलिए आपका उत्साह देखने के लिए अगर हम लोग यहां पर आए, ऐसा लगता होगा, तो रिकॉर्ड वोटों से, 1 लाख वोटों से हमारे प्रसन्न दादा को आप चुनकर दे, यही आपसे प्रार्थना करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम, जय भारत।